Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। जो भी फ्रेंड्स इस लेक्चर को जिस समय पे देख रहे हैं उनको मेरी वो विशेष। फ्रेंड्स, हम आज के सेशन में एक नया चैप्टर चालू करेंगे जिसका नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ एनपीओ यानी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अब ये चैप्टर आपके क्लास 12th से आता है। आपने जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्लास 12th में पढ़ा था वही सेम एज इट इज, प्लस एक छोटा सा एक एडिशनल टॉपिक है दैट इज रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, जो आपको 11th 12th स्टैंडर्ड में नहीं बनाना पड़ता था, अब यहाँ पे बनाना पड़ेगा। इसके अलावा जो चैप्टर 12th स्टैंडर्ड में आपको फाइनल अकाउंट्स ऑफ एनपीओ था, सेम फाइनल अकाउंट्स ऑफ एनपीओ यहाँ पे सीए फाउंडेशन में, कुछ भी चेंजेस ज्यादा नहीं है। अब देखो, दिस चैप्टर इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि देखो, शेयर्स वाज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, बट शेयर्स में क्या था कि द शेयर्स वाज वेरी वेरी लेंदी। ठीक है, शेयर्स थोड़ा क्या है, लेंदी था। हमको बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने पड़ते हैं अगर हमको उसमें अपना पूरा पकड़ चाहिए तो। लेकिन एनपीओ में ऐसा नहीं है। एनपीओ एग्जाम्स में तो उतने मार्क्स का आएगा, लेकिन इसको प्रैक्टिस करने के लिए आपका उतना टाइम नहीं जाएगा। और प्लस अगर आप ये फाइनल अकाउंट्स जैसा जैसा मैं बोलता हूं एनपीओ का वैसा वैसा आप करते हो तो आपको एनपीओ में कोई भी प्रॉब्लम आने के चांस ही नहीं है। समझ में आता है कि नहीं आता है? यस। तो देखो यहाँ पे, अब सबसे पहले इसका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देखो आप। तो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन अगर आप देखोगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि मई नवंबर हर एग्जाम में ये ऑलमोस्ट 10 मार्क्स का आया या 12 मार्क्स का आया, एक्सेप्ट द फर्स्ट एग्जाम। पहले एग्जाम में इसको नहीं पूछा गया है, उसके बहुत सारे रीजंस थे। देखो, पहले एग्जाम फर्स्ट एग्जाम था, ठीक है, तो इंस्टीट्यूट भी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे किया है उसमें, प्लस उसके बाद इंस्टीट्यूट के पास पहले एग्जाम में बहुत सारे चैप्टर्स थे जो कि बाद में धीरे धीरे क्या कर दिए गए, रिमूव कर दिए गए। जैसे रेशियो एनालिसिस एक चैप्टर था, ठीक है ना, तो ये सारे चैप्टर्स आपके क्या कर दिए गए, रिमूव कर दिए गए थे इसमें से। इसके लिए वहां पे जब मई 18 था वहां पे चैप्टर्स बहुत ज्यादा थे, तो वहां पे इंस्टीट्यूट को इस चैप्टर को उतना वेटेज देने को मिला नहीं। यस सुनो, यस। तो ऑलमोस्ट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो हर एग्जाम में 10 से 12 मार्क्स का है और वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। ऐसा क्यों? क्योंकि इसको प्रैक्टिस करने में इतना ज्यादा समय आपको नहीं लगेगा जब आप सेल्फ स्टडी करोगे तब। अब एनपीओ का मतलब क्या, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या? तो देखो, कुछ लोगों को ऐसा गलत फहमी है कि एनपीओ वो ऑर्गेनाइजेशन होता है जो पैसे नहीं कमाता है। द आंसर इज रॉन्ग। एनपीओ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो पैसे तो कमाता है लेकिन प्रॉफिट करने के लिए नहीं। समझ में आया कि नहीं आया? तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अर्निंग मनी एंड अर्निंग प्रॉफिट्स। देखो, अर्निंग मनी का मतलब हुआ सेल्स करना। जरूरी नहीं है कि हर सेल आपको फायदा ही दे यानी प्रॉफिट ही दे। तो देखो, मोस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, देयर आर मेनी टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑल द ऑर्गेनाइजेशंस कंडक्ट सर्टन कमर्शियल एक्टिविटी। कमर्शियल एक्टिविटी मतलब क्या? कुछ खरीदना, बेचना, कोई सर्विस देना, ये सब क्या होती है, कमर्शियल एक्टिविटी होती है। तो हर ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो क्या करता है, कुछ ना कुछ कमर्शियल एक्टिविटी करता है। Some organization does it with a motive of earning profit। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस इस मोटिव के साथ आगे बढ़ते हैं कि वो क्या कर सकें, प्रॉफिट अर्न कर सकें। एंड some organization who takes up the commercial activity do not aim with motive of social service and not profit। ठीक है, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस जो होते हैं वो कमर्शियल एक्टिविटी तो करते हैं, यानी सैलरी पे करना, ठीक है, पैसे लेना देना, ये सब एक्टिविटीज करते हैं, सारे ट्रांजैक्शंस वो क्या करते हैं, एंटर करते हैं, लेकिन उनका मोटिव वहां पे सोशल सर्विस करना रहता है, ना कि प्रॉफिट कमाना। इसका एग्जांपल आप ले सकते हो टाटा, रिलायंस इंडस्ट्रीज, ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे बिरला ग्रुप ले सकते हो,
ये सब जो ग्रुप है ना, ये सारे के सारे ग्रुप क्या करते हैं, ये सारे के सारे ग्रुप्स क्या करते हैं, काम करते हैं विद एम टू अर्न प्रॉफिट। बट इसी में आप एग्जांपल ले सकते हो टाटा ट्रस्ट, रिलायंस फाउंडेशन, रिलायंस इंडस्ट्रीज नहीं है, ये रिलायंस का फाउंडेशन है, यानी रिलायंस का एनजीओ है जो रिलायंस फंड करता है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे क्या हैं, ऐसे बहुत सारे ट्रस्ट और फाउंडेशन होते हैं। अब यहाँ पे ये लोग भी बहुत सारे ट्रांजैक्शंस में एंटर करते हैं, बट इनका मोटिव कहीं पे भी ये नहीं होता है कि ये लोग क्या करें, प्रॉफिट कमाएं। समझ में आता है कि नहीं आता है, ये सुनो, यस। अब देखो सर्टेन टाइप्स ऑफ, पहले एनजीओ काम कैसे करता है थोड़ा बहुत वो देख लो। देखो देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ एनजीओ। देखो कुछ एनजीओ जैसे कि मंदिर, ठीक है, टेम्पल बोल सकते हो आप, टेम्पल हो गया, मॉस्क हो गया, ये सब क्या है, ये भी एक तरह के एनजीओ ही होते हैं। मंदिर में काम काज क्या होता है, देखो मंदिर का, मैं मंदिर का एग्जांपल लेता हूं, बट ये इक्वली एप्लीकेबल है टू द अदर फॉर्म्स ऑफ वर्शिप, अदर प्लेस ऑफ वर्शिप, जैसे चर्च है, मॉस्क है, ये सब जगह। अब देखो टेम्पल में क्या होता है, कहने से लोग पैसा देते हैं, डोनेशन देते हैं, कोई 10 रुपया देता है, कोई 20 रुपया देता है, कोई 1000 रुपया देता है, कोई लाखों रुपया देता है। यस, सब लोग क्या करते हैं, मंदिर को डोनेशन देते हैं। मंदिर के लिए ये क्या होता है, एक तरह का इनकम होता है, पैसा आता है तो मतलब इनकम है। और मंदिर इस इनकम से मंदिर को मैनेज करता है। मंदिर को कैसे मैनेज किया जाता है, तो कहने से जो लोग आएंगे उनको हमें प्रसाद देना पड़ेगा, ये सुनो, यस। कुछ मंदिरों में तो अगर जैसे कि गोल्डन टेम्पल आप देखोगे, ठीक है, और भी बहुत सारे गुरुद्वारे देखोगे, बहुत सारे मंदिर देखोगे, तो वहां पे तो फ्री फूड भी मिलता है आपको, लंगर लगता है ना, फ्री फूड मिलता है हर आफ्टरनून में, ठीक है। आप इवन जो आपका स्वर्ण मंदिर है यानी गोल्डन टेम्पल है, आप वहां तो एनी टाइम ऑफ द डे और नाइट चले जाओ, आपको खाना मिलेगा, ठीक है। तो कहने से ये खाना, ये सब कहने से कहां से आता है, ये सब इसी डोनेशन के पैसे से ही तो आता है, एक्सपेंस। तो देखो ये सामान खरीद रहे हैं, उससे प्रसाद और खाना बना के लोगों को खिला रहे हैं। अब यहाँ पे जब ये खाना खिलाते हैं तो दे आर नॉट सेलिंग द फूड, they are basically serving the society by providing the food to the needy person, यानी जिसको जरूरत है उसको खाना देके वो लोग क्या कर रहे हैं, सोसाइटी का भला कर रहे हैं, यस नो, यस। तो इसलिए इनका, भले ये लोग इनकम कमा रहे हैं और खर्चे कर रहे हैं, बट ये लोग ये नहीं चाहते हैं, कभी भी इन लोग का एम ये नहीं रहता है, देयर एम ऐसा नहीं रहता है कि भाई हमारी इनकम हमारे खर्चों से क्या हो, ज्यादा हो, ताकि हम क्या कर सकें, हम प्रॉफिट अर्न कर सकें। ऐसा कभी कभी हो जाता है कि इनके पास जो इनकम है वो पूरी खर्च नहीं होती है, बट इनका मोटिव वो नहीं है। यहाँ पे एक्चुअल में क्या हो रहा है वो नहीं देखना है, इनका मोटिव देखना है। देयर एम इज नॉट टू मेक मनी, देयर एम इज नॉट टू मेक द प्रॉफिट्स, बट ये लोग इनकम एक्सपेंस तो करते हैं, बराबर है। ऐसे ही दूसरा एग्जाम्पल आप ले लो, कोई क्लब का एग्जाम्पल ले लो, ठीक है। बहुत सारे स्पोर्ट्स क्लब होते हैं, तो स्पोर्ट्स क्लब में क्या होता है कि आप उसके मेंबर बन जाओ, और मेंबर बनने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मेंबरशिप फीस देनी पड़ेगी। क्या देना पड़ेगा आपको, मेंबरशिप फी देनी पड़ेगी। तो लेट से 1000 रुपया पर मंथ पर पर्सन। तो अगर मुझे लेट से सिलवासा स्पोर्ट्स काउंसिल का बात करता हूँ, ठीक है, जिम है यहाँ पे सिलवासा के अंदर, अगर मैं उसकी बात करता हूँ तो मुझे अगर जिम में जाना है तो मुझे यहाँ पे 500 रुपीज पर मंथ देने पड़ते हैं। कहने से मेरे जैसे और भी बहुत सारे लोग आते हैं, उनको भी 500 रुपीज पर मंथ देने पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा, यस। तो ये क्लब क्या कर रहा है बेसिकली, ये ऐसे क्लब्स क्या करते हैं बेसिकली कि ये लोगों से ऐसी मेंबरशिप फीस लेते हैं जिसे सब्सक्रिप्शन भी बोला जाता है, कि भाई हम आपको जिम की सर्विस देंगे, आप उसके बदले हमें क्या करना, पैसे देना। लेकिन ये 500 रुपीज पर मंथ जो है ना, ये प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं, बट टू मेंटेन द जिम, इसलिए पैसा लिया जाता है कि भाई ट्रेनर्स आएंगे जिम के अंदर, इक्विपमेंट्स बदलने पड़ेंगे टाइम टू टाइम, तो उसके लिए कहना से क्लब को तो पैसा चाहिए कि नहीं चाहिए, यस। तो क्लब आपसे पैसा लेता है, बट नॉट टू मेक द प्रॉफिट्स, प्रॉफिट्स कमाने के लिए आपसे पैसा नहीं लेता है। वो किस लिए पैसा ले रहा है, ताकि जो सर्विसेज आपको दे रखे सिर्फ उनको मेंटेन करके रख सके। वेरेज अगर आप कोई प्राइवेट जिम में जाओगे, ठीक है, तो वहां पे आपको 500 रुपया नहीं, आपसे शायद 2000-3000 रुपए पर मंथ लिए जाते हैं। क्यों, क्योंकि वो लोग आपको सर्विसेज देते हैं, और उन सर्विसेज में सिर्फ वो सर्विसेज के लिए पैसा नहीं लेते, वो उसमें अपना प्रॉफिट मार्जिन भी रखते हैं,
ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि जो एनजीओज होते हैं या फिर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, ये ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ और सिर्फ ये ऑर्गेनाइजेशन कोई कमर्शियल एक्टिविटी नहीं कैरी करते, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये सारे ऑर्गेनाइजेशन कुछ ना कुछ कमर्शियल एक्टिविटीज कैरी करते हैं। और कहना ही से जहां पे भी कमर्शियल एक्टिविटी हो रही है, यानी पैसे से रिलेटेड कोई एक्टिविटी हो रही है, वो एक्टिविटी रिजल्ट करेगी किसके अंदर, ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स। और कहने से जहां पे भी ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स होगा उसकी रिकॉर्डिंग हमें क्या करना पड़ेगा, रिकॉर्डिंग ऑफ ए ट्रांजैक्शन। समझ में आता कि नहीं आता है कि हमको ट्रांजैक्शंस की रिकॉर्डिंग भी क्या करनी पड़ेगी, मालूम पड़ा कि नहीं पड़ा? यस। तो कहने से बहुत सिंपल है कि भाई कमर्शियल जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो भी कमर्शियल एक्टिविटी करते हैं, इसलिए इनकी अकाउंटिंग भी हमें करनी पड़ेगी। अब देखो जो एनपीओ की अकाउंटिंग है वो तो सेम ही प्रोसेस है। कैसे पहला स्टेप क्या होता है, जनरल एंट्री रिकॉर्ड करेंगे, फिर लेजर अकाउंट्स बनाएंगे, फिर ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, फिर कहने से ट्रेडिंग पीएनएल यस और नो ये सब बनाएंगे, एंड बैलेंस शीट। ठीक है, तो ये तो प्रोसेस सब में सेम है। अब यहां तक का जो प्रोसेस है ना वो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में भी क्या है, सेम है। अगर आपने कोई ट्रांजैक्शन कैरी किया है तो वही एलआईसी वाले डेबिट क्रेडिट के रूल लगेंगे, आपको वैसे ही जर्नल एंट्री बनानी है, वैसे ही लेजर अकाउंट बनाना है और वैसे ही ट्रायल बैलेंस बनाना है। अब इसके बाद जो फाइनल अकाउंट्स है ना, ये अकाउंट्स नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में थोड़े से क्या बनते हैं, स्लाइटली डिफरेंट बनते हैं। क्यों? क्योंकि आपका मेन मोटिव यहां पे प्रॉफिट कमाना नहीं है, तो आप प्रॉफिट लॉस अकाउंट नहीं बनाओगे, ठीक है ना। तो आपका यहां पे अकाउंटिंग में बनता है, इसके फाइनल अकाउंट में बनता है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ये तीन चीज एनपीओ के नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के फाइनल अकाउंट्स में इंक्लूड होती हैं। यस और नो? यस। अब आगे देखो, अभी हमने थियरी में क्या लिखा है, यहां पे देखो, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, दिस रिफर्स टू दोज ऑर्गेनाइजेशन विच अंडरटेक्स इकोनॉमिक एक्टिविटी, यानी ये लोग इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे हैं, not to make profits but to achieve certain aim for a greater good of particular society, particular group of people or a society as a whole। तो सोसाइटी में कुछ लोगों के लिए, कुछ पर्टिकुलर ग्रुप के लिए, जैसे कि मंदिर है, तो मंदिर किसके बेनिफिट के लिए काम करता है, हिंदुओं के बेनिफिट के लिए काम करता है, ठीक है ना। ऐसे ही कहना से बहुत सारी पर्टिकुलर, जैसे आपकी कोऑपरेटिव सोसाइटी है, ठीक है, जिस सोसाइटी में आप रहते हो, तो आपकी सोसाइटी का जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है वो किसके लिए काम करता है, सिर्फ आपके सोसाइटी के लोगों के लिए। और कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ऐसे होते हैं जो पूरी सोसाइटी के लिए काम करते हैं। एग्जांपल के तौर पे आप ले सकते हो कोई भी ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करता है, तो कहने से एनवायरनमेंट कहीं पे भी सेव, वो बेनिफिट तो पूरी सोसाइटी को ही देता है कि नहीं देता है, यस। तो ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कोई पर्टिकुलर सोसाइटी, पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल या फिर पूरी सोसाइटी की भलाई के लिए, सोशल सर्विस के लिए काम करते हैं, ना कि प्रॉफिट मेकिंग के लिए। अब this not for profit organization can be formed in various forms such as trust, cooperative societies, companies etc। जैसे आप बिजनेस, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, कंपनी फॉर्म में, एलएलपी फॉर्म में कर सकते हो, वैसे ही ट्रस्ट भी अलग अलग फॉर्म में बनाया जा, जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है वो भी अलग अलग फॉर्म में बनाया जा सकता है। जैसे कि आप ट्रस्ट बना सकते हो, ठीक है, जैसे मंदिर का ट्रस्ट होता है, ठीक है। उसके बाद आप कोऑपरेटिव सोसाइटी बना सकते हो। तो देखो, अगर आप बिल्डिंग्स में रहते हो, ठीक है, अगर आप बिल्डिंग्स में रहते हो तो आपकी बिल्डिंग का एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है, हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी, आपने नाम सुना होगा, ठीक है। तो वो आपकी बिल्डिंग का कोऑपरेटिव एक सोसाइटी है, जिसके आपके जितने भी लोग वहां पे रहते हैं वो सब उस सोसाइटी में क्या है, मेंबर्स हैं, ठीक है। और उस सोसाइटी से रिलेटेड जो भी डिसीजंस लेने होते हैं ये कोऑपरेटिव सोसाइटी मिलके लेती है। उसके अलावा आप कंपनी प्रॉफिट पर्पस के लिए तो फॉर्म कर सकते हो, इसके अलावा अगर आपको नॉट फॉर प्रॉफिट के लिए भी कंपनी फॉर्म करनी है तो कंपनी फॉर्म कर सकते हो, बट उस केस में जो कंपनी होगी उसका नाम सेक्शन 8 कंपनी होगा,
क्या नाम होगा इसका? सेक्शन 8 कंपनी होगा। तो आपको ये ट्रू एंड फॉल्स में पूछा जा सकता है कि कैन कंपनी बी फॉर्म फॉर ए नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइज नॉट फॉर प्रॉफिट purpose? The answer is yes, the company can be formed. There is a special type of company named as section 8 company which can be formed under section 8 of Companies Act 2013. इसको section 8 कंपनी क्यों बोलते हैं? क्योंकि कंपनीज एक्ट का जो सेक्शन नंबर 8 है ना, वो ऐसी कंपनी बनाने की परमिशन देता है, इसलिए इसे सेक्शन 8 कंपनी बोला जाता है। ठीक है, पुराना जो कंपनीज एक्ट था 1956 था, उसमें सेक्शन 25 हुआ करता था, लेकिन जब 2013 में 1956 के कंपनीज एक्ट को बदला गया तो उसका सेक्शन कितना हो गया? सेक्शन नंबर 8 हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? यस। उसके बाद देखो आगे क्या लिखा है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन विल इंक्लूड व्हाट? रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। ठीक है, ये रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट क्या होता है, कैसे बनता है, सब आगे देखेंगे। उसके अलावा इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, जैसे आप प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाते थे वैसे इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, और लास्ट में क्या है आपका? बैलेंस शीट। लास्ट में क्या है आपका? बैलेंस शीट। तो ये सारे अकाउंट्स, ये सारे 3 फाइनेंशियल स्टेटमेंट के पार्ट आपके नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में होंगे। अगर मैं बात करूं किसकी, अगर मैं बात करूं कोई भी लेट से पार्टनरशिप की, तो पार्टनरशिप के फाइनल अकाउंट में क्या आता है? तो ट्रेडिंग पीएनएल, पीएनएल अप्रोप्रिएशन एंड बैलेंस शीट। ठीक है, सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या आता है? ट्रेडिंग पीएनएल एंड बैलेंस शीट। कंपनी में क्या आता है? ट्रेडिंग पीएनएल, बैलेंस शीट, ठीक है, कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये तीनों चीज किसका पार्ट होती है? फाइनल अकाउंट्स ऑफ अ कंपनी विच हुज एम इज टू मेक प्रॉफिट। बट यहाँ पे हमारा एम नहीं है क्या करने का? प्रॉफिट कमाने का। यस सुनो? यस। तो अभी आपको एक चीज तो मालूम पड़ गया होगा कि कैनाई से एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे ट्रांजैक्शन होते हैं, बस फर्क इतना है कि वो प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं होते हैं। बट कैनाई से ट्रांजैक्शन होगा तो उनकी हमको अकाउंटिंग तो करनी पड़ेगी। तो देखो जो भी रिसिट्स होती हैं, जितना भी पैसा, यहाँ पे आप इनकम वर्ड की जगह क्या लिख सकते हो? रिसीट्स लिख सकते हो। जितनी भी रिसीट्स होती हैं, यानी जितना भी पैसा एक ऑर्गेनाइजेशन को, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को मिलता है, उसे आपको 2 पार्ट में क्लासिफाई करना है कि भाई वो रेवेन्यू नेचर का है कि कैपिटल नेचर का है। अब ये कैसे आइडेंटिफाई करोगे वो थोड़ी देर में देखते हैं। ठीक है, लेकिन अगर वो कैपिटल नेचर का है तो उसे आप क्या करोगे? बैलेंस शीट में स्पेसिफिक फंड में या कैपिटल फंड में ऐड कर दोगे। जैसे कि मेरे को डोनेशन मिला, मुझे क्या हुआ? डोनेशन मिला, और ये डोनेशन मुझे बोला गया है कि ये डोनेशन आपको बिल्डिंग बनाने के लिए दिया जा रहा है। लेट्स से कि एक मंदिर है, अब मंदिर में है ना क्या है, बहुत दूर दूर से श्रद्धालु लोग आते हैं, ठीक है, प्रेयर करने वाले लोग आते हैं, तो उनके लिए रहने की कोई व्यवस्था नहीं है, आसपास कोई होटल भी नहीं है। तो मंदिर ने क्या सोचा? मंदिर ने ये सोचा कि हम एक काम करते हैं, हमारे पास जमीन तो पड़ी है, मंदिर के पास जमीन तो है ही, तो इसी के अंदर हम लोग एक धर्मशाला बना देते हैं, यानी एक ऐसी जगह बना देते हैं जहां लोग रात भर रुक सकें, 1-2 रात रुक सकें। यस सुनो? यस। तो इसको बनाने के लिए अब मंदिर क्या करता है? डोनेशन इकट्ठा करना स्टार्ट करता है, लोगों को बोलता है कि आप हमें डोनेट करो, ये हमको यहाँ पे जो प्रेयर करने लोग आते हैं, डिवोटीज आते हैं, उनके लिए हमें एक बिल्डिंग बनानी है। तो एक आदमी बोलता है मेरी तरफ से 10,000 रुपया ये बिल्डिंग बनाने के लिए। ये 10,000 रुपया सिर्फ और सिर्फ किस में खर्च होगा? बिल्डिंग बनाने के लिए खर्च होगा। तो ऐसी इनकम है ना, ये कैपिटल इनकम है, और ये एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए दी जा रही है। तो हमारी जो बैलेंस शीट होती है ना, ऐसी होती है। तो इसमें यहाँ पे एक फंड बनाएंगे, बिल्डिंग फंड। ये बेसिकली एक टाइप का रिजर्व होता है। फंड्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? एक टाइप के रिजर्व होते हैं। स्पेसिफिक फंड एक टाइप के रिजर्व। ये रिजर्व किसके लिए? ये पैसा साइड में किसके लिए रखा हम लोग ने? बिल्डिंग के लिए। तो हम बोलते हैं कि भाई 10,000 का यहाँ पे आ गया। फिर और लेट से कि कोई और आदमी आता है, बोलता है 5,000 रुपया बिल्डिंग के लिए मेरी तरफ से, तो ये 5,000 और ऐड कर देंगे आप। समझ में आया कि नहीं आया? तो जो भी स्पेसिफिक आपको कोई कैपिटल इनकम रिसीव हो रही है, वो कैपिटल इनकम अगर कोई स्पेसिफिक पर्पस के लिए रिसीव हो रही है तो स्पेसिफिक फंड में जाएगी, और कोई स्पेसिफिक पर्पस के लिए नहीं है तो कैपिटल फंड में जाएगी। ठीक है ना? इसे जनरल फंड भी बोलते हैं। आगे स्टोरी आएगा, फंड्स क्या होते हैं, ये सब क्या होते हैं, वो आगे मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, फिलहाल के लिए थोड़ा बहुत समझने की कोशिश करो, नहीं समझ में आता है तो भी इतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपको है ना मैं लास्ट जो चैप्टर का कंक्लूजन है वो चैप्टर के स्टार्टिंग में बता रहा हूं। ठीक है, ताकि आप रिविजन करोगे ना तब आपको ये बहुत ईजी पड़ेगा। समझ में आया? नेक्स्ट
शुड बी क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अगर कोई रेवेन्यू इनकम है, सेल है, ठीक है, उसके बाद कमीशन रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड है, तो वो सब रेवेन्यू इनकम है और वो कहने से इनकम साइड में चली जाएगी, यानी क्रेडिट साइड में चली जाएगी, किसके, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में, ठीक है ना। सेल्स कहाँ जाती थी भाई, कहने से ट्रेडिंग एंड पीएनएल में जाती थी। इंटरेस्ट रिसीव्ड कहाँ जाता था, कहने से पीएनएल में जाता था। तो जो भी रेवेन्यू इनकम होगी वो क्रेडिट साइड ऑफ पीएनएल लिखेंगे हम लोग, ठीक है। उसके बाद अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर्स, या फिर यहां पे आप लिख सकते हो पेमेंट्स। तो देखो जो भी आप पेमेंट्स करोगे, ठीक है, वो पेमेंट्स को भी आप दो पार्ट में क्लासिफाई करोगे, एक कैपिटल और एक रेवेन्यू। इस पे हम लोग वापस आएंगे ये चार्ट्स पे। देखो आपका ये दो चार्ट्स ही है ना, पूरा चैप्टर है, बस चैप्टर खत्म हो गया आपका ये दो चार्ट्स के अंदर, ठीक है। तो ये चार्ट्स में मैं वापस आऊंगा, पहले एक बार जस्ट गो थ्रू कर रहे हैं। अगर कोई मैंने कैपिटल एक्सपेंडिचर किया और उस एक्सपेंडिचर की वजह से कोई असेट क्रिएट हुआ, ठीक है, तो उसको हम असेट्स में लिख देंगे, ठीक है। एग्जांपल के तौर पे लेट्स से कि एक मंदिर है, ठीक है, मंदिर ने आटा, ठीक है, जो प्रसाद बनता है उसके लिए आटा चाहिए, तो आटा बनाने वाली एक मशीन खरीदी, तो कहने से ये कैपिटल खर्चा है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, क्योंकि इसकी वजह से हमारे पास क्या है, एक असेट आया। तो अगर कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर की वजह से कोई असेट क्रिएट होता है, तो उस केस में इफ इट रिजल्ट्स इनटू एनी असेट, तो उस केस में हम लोग उसको असेट साइड ऑफ ए बैलेंस शीट लिख देंगे। तो देखो ये बैलेंस शीट है, लेट्स से कि यहाँ पे लिख देंगे आटा मशीन, एक मशीन आ गई, ठीक है। तो जो कैपिटल एक्सपेंडिचर अगर असेट क्रिएट करता है तो उसको असेट साइड लिख देंगे, और अगर इफ इट डज नॉट रिजल्ट इनटू एनी असेट, ठीक है, तो इसको हम क्या कर देंगे, डिडक्ट फ्रॉम रिजर्व फंड, ठीक है। अब उसको हम क्या कर देंगे, डिडक्ट कर देंगे, किसमें से, कोई पर्टिकुलर स्पेसिफिक फंड होगा तो। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे लेट्स से कि एक टूर्नामेंट करवाना है, हम स्पोर्ट्स क्लब है, हमें एक टूर्नामेंट करवाना है, ठीक है, सिलवासा प्रीमियर लीग करवाना है। तो हम लोग ने लोगों को बोला भाई हमें सिलवासा प्रीमियर लीग करवाना, खर्चा लगेगा, ग्राउंड का खर्चा, सब खर्चा लगेगा, तो आप डोनेशन दो। तो सब लोग मुझे क्या कर रहे हैं, बोल रहे हैं सिलवासा में जो टूर्नामेंट करवा रहे हो उसके लिए पैसा, टूर्नामेंट करवा रहे हो उसके लिए पैसा। तो कहने से जब वो मेरे पास आएगा तो कहने से कैपिटल रिसीट है, क्योंकि स्पेसिफिक पर्पस के लिए आ रही है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि लेट से टूर्नामेंट फंड कितना आ गया मेरे पास, 50,000 रुपये आ गया, ठीक है ना। अब इस 50,000 में से लेट से कि टूर्नामेंट का खर्चा हुआ 30,000, तो वो एक्सपेंस कैपिटल एक्सपेंस है, ठीक है। क्यों कैपिटल एक्सपेंस है वो आगे देखेंगे, आगे आएगा तब देखेंगे। उसको हम लोग यहाँ से 30,000 रुपए को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है। ये टूर्नामेंट करवाया तो इससे कोई असेट नहीं क्रिएट हुआ, लेकिन कैपिटल एक्सपेंडिचर था, इसलिए उसको स्पेसिफिक फंड से हम लोग ने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। अगर कोई भी खर्चा स्पेसिफिक फंड से रिलेटेड है तो उसे हम लोग क्या करेंगे, उसे हम कैपिटल एक्सपेंडिचर मानेंगे और उस फंड से हम लोग क्या कर देंगे, उसे डिडक्ट कर देंगे। क्लियर है ना, ओके। अब अगर कोई खर्चा हुआ, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हुआ, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को क्या करेंगे, डेबिट टू द इनकम साइड, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। डेबिट साइड में लिख देंगे कौन से, इनकम एक्सपेंडिचर। कहने से सारे एक्सपेंसेस क्या होते हैं, वो हमारे किस में चले जाते हैं, डेबिट साइड ऑफ ए इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट चले जाते हैं, ठीक है। और अगर कोई स्पेसिफिक फंड से रिलेटेड है, जैसे मैंने अभी बताया टूर्नामेंट फंड वाला था, ठीक है, अगर कोई फंड से रिलेटेड है तो उसे हम डिडक्ट करेंगे किसमें से, उस पर्टिकुलर फंड में, ठीक है ना। अब आगे देखो, सम आइटम्स ऑफ इनकम इन केस ऑफ एनपीओ, ठीक है। अब नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में हमें कैसे मालूम पड़ेगा कि कौन सी इनकम कैपिटल नेचर की है, कौन सी इनकम रेवेन्यू नेचर की है। आप बोलोगे सर आपने बता दिया कि कैपिटल इनकम को हमको स्पेसिफिक फंड या कैपिटल फंड में लिखना है, और रेवेन्यू इनकम को हमें इनकम एक्सपेंडिचर में इनकम साइड लिखना है, ठीक है। आपने ये तो बोल दिया, लेकिन हमें कैसे मालूम पड़ेगा कौन सा कैपिटल और कौन सा रेवेन्यू। तो देखो यहाँ पे कुछ डिस्कशंस के लिए कुछ पॉइंट दिए हैं, ठीक है। डोनेशन, तो डोनेशन का मतलब क्या होता है कि वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन बाय एनी पर्सन टू द ऑर्गेनाइजेशन फॉर जनरल और स्पेसिफिक पर्पस। अब जनरल और स्पेसिफिक पर्पस का मतलब समझो, मैं मंदिर गया, भगवान के सामने हाथ जोड़े और 100 रुपया दान पेटी में डाल दिया, तो मैंने वहां पे मंदिर को ये नहीं बोला कि ये 100 रुपए से आप बिल्डिंग ही बनाना, ठीक है। मैंने मेरी इच्छा से 100 रुपया डाल दिया, मंदिर इस 100 रुपए का जो चाहे वो करे, ठीक है। तो ये जनरल पर्पस के लिए हो गया, ये मंदिर ये 100 रुपया कहीं पे भी खर्च कर सकता है। जब मैं डोनेशन देने के टाइम पे कोई भी चीज ऑर्गेनाइजेशन को या फिर जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है उसको कोई भी डायरेक्शन नहीं दे रहा हूं कि जो मैंने डोनेशन दिया वो कहाँ यूज होना चाहिए, तो वो जनरल पर्पस डोनेशन है। लेकिन मैं डोनेशन दे रहा हूं, लेट से 10,000 रुपए मंदिर में दिए और मैंने बोला कि आप जो धर्मशाला बना रहे हो यानी लोगों के रहने के लिए जो व्यवस्था कर रहे हो उसमें एक कमरा मेरी तरफ से बनवा देना,
ठीक है। तो ये डोनेशन जो है ना वो स्पेसिफिक पर्पस का डोनेशन है। अगर आप मंदिर जाते हो, ठीक है, तो आपने देखा होगा कि मंदिर या फिर धर्मशाला भी, इवन अगर आप वहां पे जाके देखोगे तो आपने देखा होगा वहां पे ना हर कमरा या फिर हर जगह पे, इवन हॉस्पिटल्स में आप जाते हो तो वहां पे भी देखोगे आप, वहां पे लिखा रहता है दिस रूम इज डोनेटेड बाय, ठीक है। तो वो एक्चुअल रूम डोनेट नहीं करते हैं, लेकिन जब वो बिल्डिंग बन रही होती है ना तो वो उसमें बोलते हैं कि एक रूम पे जितना खर्चा आता है उतना खर्चा हम लोग देते हैं, ठीक है। और एनजीओ क्या करता है, उन रूम के ऊपर उनका नाम लिखवा देता है, ठीक है, जस्ट फॉर ए गुडविल पर्पस, ठीक है, एक गुडविल जेस्चर के लिए उनका क्या करता है, उसमें नाम लिखवा देता है। तो जब वो लोग उस रूम के लिए पैसा दे रहे हैं, लेट से एक रूम बनने के लिए 25,000 रुपए लगता है हॉस्पिटल में, मैंने वो रूम का पैसा दिया, ठीक है, तो उस केस में मैंने ये स्पेसिफिक पर्पस के लिए पैसा दिया है, इसलिए ये क्या हो गया, ये एक कैपिटल इनकम हो गया। और ये क्या हो गया, एक जनरल पर्पस के लिए जो हो गया वो रेवेन्यू इनकम हो गया। अब कैपिटल इनकम अगर स्पेसिफिक पर्पस के लिए तो उसे हम क्या करेंगे, स्पेसिफिक फंड। अगर टूर्नामेंट के लिए मिला है तो टूर्नामेंट नाम का एक रिजर्व बनाएंगे, लेकिन यहाँ पे हम रिजर्व को रिजर्व नहीं बोलते, क्या बोलते हैं, फंड बोलते हैं। तो हम बनाएंगे बैलेंस शीट में एक रिजर्व बनाएंगे टूर्नामेंट फंड, और ये पैसा इनकम एक्सपेंडिचर में नहीं जाएगा, कहां जाएगा, टूर्नामेंट फंड में चला जाएगा, उस पर्टिकुलर रिजर्व में ये पैसा साइड में रख देंगे, ठीक है। और अगर जनरल पर्पस के लिए मिल रहा है, मतलब रोजमर्रा के खर्चे के लिए मिल रहा है, तो रोजमर्रा के खर्चे कहां आते हैं, कहने से इनकम एक्सपेंडिचर यानी पीएनएल अकाउंट में ही जाते हैं ना। तो यहाँ पे पीएनएल की जगह हमारे पास क्या है, इनकम एक्सपेंडिचर है, तो हम उसको इनकम एक्सपेंडिचर में डाल देंगे कि भाई इधर से ही सारे एक्सपेंस हमको क्या करने हैं, जनरल एक्सपेंस करने हैं, ठीक है। इफ क्वेश्चन इज साइलेंट, अगर क्वेश्चन में वैसा बोला है डोनेशन 50,000 रुपए और क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बोला है, तो उस केस में उसे हम क्या मान लेंगे, उसे हम कैपिटल मानेंगे, हमेशा क्या मानेंगे। ऐसे तो क्वेश्चन में दिया होगा, जब भी डोनेशन लिखा होगा ना तो क्वेश्चन बोलेगा ये जनरल पर्पस के लिए कि स्पेसिफिक पर्पस के लिए, ये कैपिटल है कि रेवेन्यू, क्वेश्चन बताएगा। लेकिन अगर क्वेश्चन में नहीं बताया गया है तो हम उसको क्या बोलेंगे, डोनेशन को क्या मान लेंगे, डोनेशन इज ऑलवेज क्या है, कैपिटल रिसीट इफ नथिंग इज सेड अबाउट डोनेशन, ठीक है। और उसे हम लोग क्या करेंगे, कैपिटल फंड में ट्रांसफर कर देंगे या स्पेसिफिक फंड में ट्रांसफर कर देंगे until the amount is very small, ठीक है। अगर 10 रुपए का दान आया, एक मंदिर है जिसमें लाखों हजारों का हिसाब हो रहा है और उसमें 10 रुपए का 1 रुपया कोई सिक्का डाल के चला गया और वो बोलता है ये 1 रुपया आपको बिल्डिंग बनाने में खर्च करना है, तो ऐसे केस में जब अमाउंट आपकी बहुत सिग्निफिकेंटली स्मॉल हो तो उस केस में उसे हम लोग क्या मान लेंगे, उसे हम रेवेन्यू मान लेंगे, कैपिटल नहीं मानेंगे। भले कुछ नहीं बोला है, ऐसे मैंने देखो क्या बोला कि कोई भी डोनेशन हो उसके बारे में कुछ भी नहीं बोला तो उसे क्या मानेंगे, कैपिटल। लेकिन अगर अमाउंट छोटी है और कुछ भी नहीं बोला है डोनेशन के बारे में तो उसे कैपिटल नहीं मानेंगे, क्या मानेंगे, उसे रेवेन्यू मानेंगे। देखो क्या लिखा है, अनटिल, जब तक अमाउंट छोटी या सिग्निफिकेंट इनसिग्निफिकेंट ना। समझ में आया कि नहीं आया। तो डोनेशन का क्लियर है, जनरल पर्पस के लिए रेवेन्यू, कैपिटल पर स्पेसिफिक पर्पस के लिए कैपिटल। कुछ भी नहीं बोला है तो कैपिटल है, लेकिन अगर अमाउंट छोटी है तो फिर रेवेन्यू है, ठीक है ना। नेक्स्ट अगला देखो, देर दिस आर वन टाइम एंट्रेंस एंड एडमिशन फीस। तो एंट्रेंस एंड एडमिशन फीस का मतलब क्या होता है, तो दिस आर वन टाइम फी रिसीव्ड व्हेन मेंबर इज एडमिटेड टू द इज एडमिटेड इन फॉर द फर्स्ट टाइम। तो देखो मैं सिलवासा की जो जिम है उसमें लेट सपोज कि मैं मेंबर बनता हूँ, ठीक है, मैं मेरे को जिम करना है, मैं मेंबरशिप लेता हूँ वहां की। तो जब मैं मेंबरशिप लेता हूं तो हर महीने का चार्जेस 500 तो है, लेकिन फर्स्ट टाइम जब मैं मेंबर बनता हूं ना तो मुझे 500 पहले महीने का पैसा तो देना है, उसके साथ मुझे 500 एक्स्ट्रा देना पड़ता है एज अ एडमिशन फीस, ठीक है। तो ये जो एडमिशन फीस होती है ये फर्स्ट टाइम जब भी कोई हमारे ऑर्गेनाइजेशन में आता है, ठीक है, तो हम उससे फर्स्ट टाइम एक ही बार ये ऑर्गेनाइजेशन से उससे लेते हैं, यस सुनो। और कहने से कोई भी चीज अगर आप एक बार फर्स्ट टाइम ले रहे हो तो उस केस में वो आपकी मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम क्या होगी, कैपिटल होगी, क्योंकि नॉन रिकरिंग है ना, इसलिए उसे क्या मान लेते हैं, कैपिटल मान लेते हैं। बट आपकी बुक बोलती है कि अगर क्वेश्चन में ऐसा लिखा है कि एंट्रेंस और एडमिशन फीस जो है अगर उसमें क्वेश्चन सेज की अगर वो कैपिटल नेचर की है तो उसे आप कैपिटल मानोगे, और अगर क्वेश्चन बोलता है कि वो रेवेन्यू नेचर की है तो अगर आप उसे रेवेन्यू मानोगे, और अगर क्वेश्चन साइलेंट है यानी क्वेश्चन कुछ बोल ही नहीं रहा है तो उसे हम क्या मानेंगे, उसे हम रेवेन्यू मानेंगे और उसे इनकम एक्सपेंडिचर में डाल देंगे। समझ में आता है कि नहीं आता है, ये सुनो, यस, ये वाली लाइन कट कर लेना, ठीक है। अगर अमाउंट छोटी होगी तो भी उसे क्या मानेंगे, तो भी उसे हम लोग क्या मानेंगे, रेवेन्यू ही मानेंगे। अमाउंट जब भी छोटी होगी ऑलवेज ट्रीटेड एज रेवेन्यू।
ठीक है ना। नेक्स्ट अगला देखो सब्सक्रिप्शन। अब सब्सक्रिप्शन का मतलब तो मैंने आपको बताया कि भाई मंथली बेसिस पे जो सर्विस हम प्रोवाइड कर रहे हैं उसके बदले हमें क्या मिल रहे हैं, टाइम पे पैसे मिल रहे हैं। तो कहने से ये तो आपका रिकरिंग नेचर का है, इसलिए क्या होगी आपकी ये रेवेन्यू रिसीट होगी। सब्सक्रिप्शन क्या होगा आपका, रेवेन्यू रिसीट होगा। लाइफ मेंबरशिप फीस, तो देखो कभी कभी कुछ कुछ ऑर्गेनाइजेशंस में ऐसा होता है, जिम जैसे सिलवासा जिम है, तो इसमें ऐसा है कि आप 12,000 रुपया एक ही बार में भर दो, 12 या 25 समथिंग है कि 25,000 रुपया आप एक बार में भर दो एक ही सिंगल चेक में, और लाइफ टाइम आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे लेट सपोज कि क्या क्या है, यहाँ पे जिम में जा सकता हूँ, टेबल टेनिस खेल सकता हूँ मैं, स्विमिंग कर सकता हूँ मैं। तो ये क्लब है ना जो सिलवासा का जो स्पोर्ट्स क्लब है, इसका लाइफ टाइम मेंबरशिप भी अवेलेबल है कि आप 25,000 रुपया भर दो, फिर आपको महीने महीने में ये पैसा भरने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना। तो ऐसी लाइफ टाइम मेंबरशिप फीस कहना इसे एक ही बार होती है, और जब ये एक ही बार हो तो उसे हम क्या मानेंगे, उसे हम कैपिटल रिसीव्ड मानेंगे। क्या मानेंगे, उसे कैपिटल रिसीट मानेंगे, और ये स्पेसिफिक या जनरल, स्पेसिफिक या कैपिटल फंड में जाएगा। ठीक है। सेल ऑफ ओल्ड स्क्रैप, तो देखो स्क्रैप तो कहने से हर पीरियोडिकली, अगर मैं बात करूं एक स्पोर्ट्स क्लब की, तो एक स्पोर्ट्स क्लब जिसमें क्रिकेट खिलाते हैं, तो कहने से अगर वो क्रिकेट खिला रहे हैं तो जाहिर सी बात है साल के एंड में कुछ ना कुछ बैट हर साल ही टूटते हैं ना, तो हर साल वो बैट टूटते हैं, हर साल हम टूटे हुए बैट, टूटे हुए बॉल और ये सबको क्या है स्क्रैप के भाव में बेच देते हैं। जो न्यूज़पेपर आता है उसे हर महीने कहने से न्यूज़पेपर आता है हमारे पास, आज का न्यूज़पेपर कल तो स्क्रैप हो जाता है, तो उसे भी हम लोग क्या है पीरियोडिकली बेचते रहते हैं, इसलिए उन्हें पीरियोडिकल्स बोला जाता है। ओल्ड न्यूज़पेपर चाहो तो आप लिख सकते हो। पीरियोडिकल्स का मतलब क्या है, ओल्ड न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स। तो ये तो कहने से हर महीने रद्दी होती है जिसे हम बेचते हैं, तो ये रिकरिंग नेचर का, इसलिए इसे हम क्या बोलेंगे कि ये रेवेन्यू रिसीट है, रेवेन्यू नेचर का रिसीट है। और कहने से रेवेन्यू रिसीट्स कहाँ जाती हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। ठीक है। उसके बाद सेल ऑफ ओल्ड फिक्स एसेट्स। ठीक है। तो ओल्ड फिक्स एसेट पे जो प्रॉफिट लॉस है ना, वो आपका क्या है, वो आपका रेवेन्यू नेचर का है। प्रॉफिट लॉस इज ऑफ ए रेवेन्यू नेचर, और उसे आपको किधर डालना चाहिए, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डाल देना चाहिए। अब ऑनेरियम, ऑनेरियम का मतलब देखो क्या है बेसिकली कि ये उन लोगों को दिया जाता है जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉय नहीं है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे एक कॉलेज लेते हैं, एक बीकॉम का कॉलेज है, ठीक है। अब मैं तो बीकॉम के कॉलेज में टीचर हूं नहीं, लेकिन वो बीकॉम का कॉलेज मुझे रिक्वेस्ट करता है कि सर आप आओ और हमारे स्टूडेंट्स को ना कोई भी आप करियर पे, जीएसटी पे कोई भी एक सेमिनार लो 2 घंटे का। तो अब अगर मैं सेमिनार ले रहा हूं तो देखो मैं यहां से, लेट सपोज कि वो कॉलेज यहां से थोड़ा दूर है, 30-40 किलोमीटर दूर है, तो मैं यहां से मेरी गाड़ी चला के वहां कॉलेज तक जा रहा हूं। ठीक है। कॉलेज में मैं 2 घंटे का मेरा टाइम दे रहा हूं, वो टाइम में मैं कुछ और कर सकता था, पैसे कमा सकता था, बट उसकी जगह मैं कहां जा रहा हूं, कॉलेज जाके वहां पे एक लेक्चर डिलीवर कर रहा हूं। तो अब वो कॉलेज क्या करती है कि वो कॉलेज मुझे सैलरी तो दे नहीं सकती क्योंकि मैं उनका एम्प्लॉय नहीं हूं, तो वो कॉलेज मुझे वो 2 घंटे के लिए कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी पे करती है कि भाई सर आपका भी थोड़ा बहुत खर्चा होगा। ये सैलरी नहीं है, ये कंपनसेशन नहीं दे रहे हैं वो मुझे, बस जस्ट टू कि भाई मैं मेरे जितने खर्चे हो रहे हैं ये काम करने के लिए वो मैं मेरे क्या कर पाऊं, भर पाऊं, इसके लिए वो मुझे कुछ पैसा देते हैं। इट इज पेड टू समवन फॉर देयर सर्विस हु आर नॉट एम्प्लॉय ऑफ ए ऑर्गेनाइजेशन लिखना है, यहाँ पे कंपनी मत लिखना, ऑर्गेनाइजेशन। एग्जाम्पल सीए डिलीवरिंग लेक्चर्स इन कॉलेज, तो उसे जो दिया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, ऑनेरियम बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसे हम लोग, ऑनेरियम बोलेंगे। तो एक बात जब भी आप क्या करोगे, अभी जितना दिन भी हमारा ये चैप्टर चलेगा उतने दिन हम लोग क्या करेंगे, इनको हम लोग रिवाइज करते, रोज लेक्चर से पहले इन्हें क्या करेंगे, रिवाइज करते हुए जाएंगे, ताकि हमको क्या है कि ये चीजें दिमाग में बैठ जाए, हमारे दिमाग में छप जाएं। ठीक है। खास करके यहां से कुछ दिन हम लोग यहां से रिवाइज करेंगे, फिर थोड़े दिन बाद वो ऊपर वाला भी रिवाइज करेंगे जब इनकम एक्सपेंडिचर के क्वेश्चंस चालू हो जाएंगे। ठीक है। तो देखो यहाँ पे डोनेशंस, चलो फटाफट एक बार रिवाइज कर लेते हैं। डोनेशन अगर स्पेसिफिक पर्पस के लिए है तो कैपिटल, अगर जनरल पर्पस के लिए है तो रेवेन्यू। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बोला तो हम उन्हें क्या मान लेंगे, कैपिटल मान लेंगे। अगर अमाउंट छोटी है तो फिर रेवेन्यू मानेंगे। ठीक है। एंट्रेंस और एडमिशन फीस, तो एंट्रेंस एंड एडमिशन फीस को क्वेश्चन अगर बोलता है कैपिटल तो कैपिटल, क्वेश्चन बोलता है रेवेन्यू तो रेवेन्यू, क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला है तो हम उसे क्या मान रहे हैं, रेवेन्यू। ऐसा कहां लिखा है, इंस्टीट्यूट की मटेरियल में लिखा है। सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन कहने से रिकरिंग नेचर का, उसे हम लोग क्या मानेंगे, रेवेन्यू। लाइफ टाइम मेंबरशिप फीस रिकरिंग नेचर का नहीं है, इसलिए हम लोग इसे क्या मानेंगे, इसे हम कैपिटल रिसीट मानेंगे। ठीक है।
ओल्ड न्यूज़पेपर बेचा, बुक बेचा, स्क्रैप बेचा, तो कहने से ये तो हर साल बेचते हैं, ठीक है, पीरियोडिकली, ये रीकरिंग नेचर का, इसलिए से हम लोग क्या बोलेंगे, रेवेन्यू। जो फिक्स एसेट बेच रहे हैं और उसमें जो प्रॉफिट लॉस हो रहा है, वो प्रॉफिट लॉस क्या है, वो प्रॉफिट लॉस आपका रेवेन्यू नेचर का है। ऑनेरियम मतलब क्या, तो जो हमारा एम्प्लॉय नहीं है उसे हम लोग कोई सर्विस के लिए पैसा दें, वो ऑनेरियम है, और ये हमारा रेवेन्यू नेचर का, आप चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो, रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंस है, ठीक है ना। अब यहाँ पे आपकी इस चैप्टर की थियरी क्या हो गई, खत्म हो गई। अब हम लोग इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो देखो इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन है ना, फुल फ्लेज क्वेश्चन ही एग्जाम में यूजुअली पूछे जाते हैं, बट फुल फ्लेज क्वेश्चन से जंप करने से पहले मैं क्या करूंगा, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट के कुछ क्वेश्चन आपके लिए ले लेता हूं, ठीक है। तो सबसे पहले हम फंड्स के बारे में बात करेंगे, स्टोरीज ऑफ अ फंड। तो फंड्स क्या होते हैं, बेसिकली फंड्स आर द अमाउंट केप्ट असाइड टू बी यूज्ड इन द इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अब जो फंड्स होते हैं ना, वो हम लोग क्या करते हैं, इसका मतलब ये है कि वो पैसा जो हम लोग ने ऑर्गेनाइजेशन में साइड में रखा है कोई स्पेसिफिक पर्पस के लिए, ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे, फंड्स बोलेंगे। और ये फंड्स दो तरह के हो सकते हैं, एक जिसे हम कैपिटल फंड बोलते हैं, ठीक है, इसे हम लोग जनरल फंड भी बोल सकते हैं। तो आप यहां पेंसिल से लिख लोगे, कैपिटल फंड का दूसरा नाम क्या है, जनरल फंड है। और एक स्पेसिफिक फंड, स्पेसिफिक फंड को रेस्ट्रिक्टेड फंड भी बोला जाता है, ठीक है। क्यों रेस्ट्रिक्टेड फंड बोला जाता है इसे, बेसिकली क्योंकि इसका जो यूज है ना वो रेस्ट्रिक्टेड है। जैसे कि किसी ने अगर आपको पैसा दिया है बिल्डिंग बनाने के लिए, तो ये पैसा आप मंदिर में दूसरा काम के लिए नहीं यूज कर सकते, आपको इसे मंदिर की बिल्डिंग बनाने में ही यूज करना पड़ेगा। तो इस पर रेस्ट्रिक्शंस रहते हैं, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, रेस्ट्रिक्टेड फंड भी बोला जाता है। तो जो कैपिटल फंड या जनरल फंड होता है वो जनरल पर्पस के लिए होता है, ठीक है। जैसे आपका बेसिकली कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में काम है, उसके लिए पैसा चाहिए, तो वो कहां से आएगा भाई, वो कैपिटल फंड से आएगा या फिर जनरल फंड से आएगा। एग्जाम्पल कैपिटल फंड, इसका एक ही एग्जाम्पल है, वो क्या है, कैपिटल फंड है। और ये आप जब हम नॉर्मली प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की अकाउंटिंग करते हैं ना, तो उसमें जो कैपिटल अकाउंट का रोल होता है वो यहाँ पे कैपिटल अकाउंट नहीं होता है, उसकी जगह हम लोग यहाँ पे क्या यूज करते हैं, कैपिटल फंड यूज करते हैं, ठीक है। और रेस्ट्रिक्टेड फंड या स्पेसिफिक फंड एक कोई स्पेसिफिक पर्पस के लिए होता है, और इसके एग्जांपल में आप ले सकते हो टूर्नामेंट फंड, बिल्डिंग फंड, ठीक है, प्राइज फंड, ये सब क्या है, पर्टिकुलर पर्पस के लिए पैसे दिए गए हैं, तो ये पैसे हम लोग पर्टिकुलर पर्पस के लिए साइड में निकाल के रख देते हैं, इसलिए हम इन्हें क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक फंड बोलते हैं, ठीक है। और ये सिमिलर जब हम लोग प्रॉफिट लॉस की अकाउंटिंग करते हैं, बिजनेस की अकाउंटिंग करते हैं, तो वहां पे जो रिजर्व्स का जो रोल रहता है ना, वो रोल्स यहाँ पे स्पेसिफिक फंड का रहता है। तो कहने से जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से जो प्रॉफिट कमाते हैं वो ऑर्गेनाइजेशन में जो कैपिटल अकाउंट होता है उसका रोल एनपीओ में कौन प्ले करता है, कैपिटल फंड प्ले करता है। और जो रिजर्व्स का रोल होता है वो कौन प्ले करता है, स्पेसिफिक फंड्स। तो देखो रिजर्व्स भी बहुत सारे टाइप के होते हैं, जनरल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, ठीक है, एसपीआर, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, वैसे ही यहाँ पे भी बहुत सारे टाइप के रिजर्व्स हो सकते हैं, लेकिन कैपिटल अकाउंट तो एक ही टाइप का होता था ना, इसलिए कैपिटल अकाउंट यहाँ पे एक ही है, जिसे हम कैपिटल फंड या जनरल फंड बोलते हैं। नाम अलग अलग है लेकिन मतलब दोनों का क्या है, सेम, कैपिटल फंड हो या जनरल फंड हो। यस और नो, यस। अब देखो स्पेसिफिक फंड्स की बात करते हैं। कैपिटल फंड में इतना ज्यादा डिस्कस करने के लिए हमारे पास कुछ है नहीं, स्पेसिफिक फंड में बात करते हैं। These funds are also known as restricted fund and are created to fulfill some specific purpose. यानी इन्हें रेस्ट्रिक्टेड फंड भी बोला जाता है, और ये इसलिए बनाए गए हैं ताकि हम कोई स्पेसिफिक पर्पस को ऑर्गेनाइजेशन में क्या कर सकें, फुलफिल कर सकें। Any amount received towards the specific purpose then shall be transferred to that fund shown in a liability side of a balance sheet. अब देखो लेट सपोज कि ये मेरी बैलेंस शीट है, ठीक है, मेरे को क्या है, टूर्नामेंट करवाना है, तो मेरे पास है ना लास्ट ईयर का ना टूर्नामेंट फंड पड़ा है, 1 लाख रुपए पड़े हैं। अब टूर्नामेंट करवाने के लिए लेट सपोज कि इस साल मुझे 5 लाख रुपए और मिले, तो वो पैसा जो है ना वो आप यहाँ पे फंड, टूर्नामेंट फंड रिसीव, रेदर एडिशनल फंड, एक्स्ट्रा और फंड मिला ना आपको, तो वो फंड आप यहाँ पे क्या करते हो, बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में जैसे रिजर्व्स लिखते थे, इस रिजर्व में हम लोग ये 5 लाख रुपए भी क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है ना। तो टोटल फंड जो हो गया हमारा वो कितना हो गया, टोटल फंड जो हो गया हमारा वो हो गया 6 लाख रुपए। कितना हो गया, 6 लाख। यस अनु, यस। देखो यहाँ पे आगे क्या लिखा है,
further receipt of any fund or income from such fund shall be added to that particular fund, and any expense arising from a for specific purpose, then same shall be deducted from that fund up to the amount of fund available, and balance to be transferred to general expense in an income and expenditure account. ठीक है, अब इसका मतलब क्या है? देखो, इसका मतलब ये है, एक एग्जांपल लेते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसका 1/4/2020 के दिन टूर्नामेंट के लिए फंड था, उसके पास ऑलरेडी उसकी बुक्स में 1 लाख रुपए का फंड पड़ा था। ठीक है, पैसा पड़ा था, और ये पैसा उसने क्या करवा रखी थी? ये पैसे की उसने एफडी करवा रखी थी। ठीक है, पैसा पड़ा है मतलब कैश में रखें कि उसको बैंक में डाल देते, तो उसका एफडी करवा रखा था। ठीक है, और एफडी करवा रखा था, तो इस एफडी पे उसे 10,000 रुपए का क्या हुआ? इंटरेस्ट मिल गया। 10,000 रुपए का क्या हुआ? इंटरेस्ट मिला, प्लस और एडिशनल फंड उसे मिला है टूर्नामेंट करवाने के लिए इस साल 5 लाख रुपए का। ठीक है, और इस साल जब टूर्नामेंट करवाया गया तो टूर्नामेंट का जो खर्चा था, टूर्नामेंट एक्सपेंसेस जो थे, वो लेट सपोज आए हमारे कितने? 4.5 लाख रुपए। कितना आ गया? 4,50,000। अब आप इसकी अकाउंटिंग कैसे करोगे? तो देखो, यहां पे आप ऐसी एक बैलेंस शीट बनाओगे, और इस बैलेंस शीट में सबसे पहले तो आप लिखोगे कि आपके पास एक टूर्नामेंट फंड था। टूर्नामेंट फंड कितना था? पिछले साल से 1 लाख रुपए 1 तारीख को हमारे पास पड़ा था, 1/4/2020 को। फिर हम लोग को कहने से 10,000 रुपए का इंटरेस्ट रिसीव हो गया। तो अगर कोई फंड से रिलेटेड कोई भी इनकम आए, तो वो इनकम है ना, कैपिटल नेचर ही है बाय डिफॉल्ट। अगर टूर्नामेंट फंड पे मैं कोई भी पैसा कमाता हूं, तो वो पैसा किस में जाएगा? टूर्नामेंट फंड में ही जाएगा। तो ये इंटरेस्ट जो मैंने अर्न किया ना, ये टूर्नामेंट फंड में ही जाएगा। ये मेरी रेवेन्यू, ऐसे तो इंटरेस्ट जो होता है वो रेवेन्यू नेचर का होता है, लेकिन अगर आपने टूर्नामेंट फंड को यूज करके कोई इंटरेस्ट कमाया है, यानी स्पेसिफिक फंड को यूज करके कोई भी चीज कमाते हो आप, तो वो स्पेसिफिक फंड में जाएगी, ना कि इनकम एक्सपेंडिचर में जाएगी। बराबर है। उसके बाद आपको 5 लाख रुपए का और टूर्नामेंट फंड मिला, यानी और डोनेशन मिला टूर्नामेंट करवाने के लिए, तो एडिशनल फंड कितना? 5 लाख रुपए। तो आपके पास टोटल फंड कितना हो गया? कहने से टोटल फंड हो गया 6,10,000 रुपए का। ठीक है, अब आपने टूर्नामेंट करवाया, तो जब आप उस स्पेसिफिक पर्पस के लिए कोई खर्चा करते हो, देखो ये फंड किसके लिए था? टूर्नामेंट के लिए। और अगर आप टूर्नामेंट पे कोई खर्चा करोगे ना, तो आपका रेवेन्यू एक्सपेंस नहीं होगा, वो आपका क्या होगा? वो आपका कैपिटल एक्सपेंस होगा, और उसे आप टूर्नामेंट के फंड से ही क्या करोगे? माइनस करोगे। तो देखो 4.5 लाख का खर्चा हुआ, तो अब आपका जो टूर्नामेंट फंड में कितना पैसा बच गया? तो ये बच गया 1,60,000। तो बैलेंस शीट में इस तरह से आपको क्या करनी है? इसकी अकाउंटिंग करनी है। तो आप चाहो तो यहां पे एक नोट लिख सकते हो, एक नोट आप यहां पे ऐड कर लो। यहां पे आप लिख लो NOTE, नोट। एनी इनकम such as interest on investment made out of fund, यानी ये जो फंड है, इसमें से जो इन्वेस्टमेंट किए हैं ना, उस पे कोई इंटरेस्ट आया, कोई इनकम आई, तो वो ठीक है, दूसरे इन्वेस्टमेंट पे नहीं, इस फंड से जो पैसे थे, इस फंड के जो पैसे थे, वो इन्वेस्ट करके कहीं से कोई पैसा कमाया, तो वो पैसा एनी इनकम सच एज इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट मेड आउट ऑफ फंड और एनी एक्सपेंस रिलेटिंग टू फंड shall be added and deducted from the fund, और एक लाइन फिर लास्ट में ऐड करना अंडरलाइन करके, फ्रॉम द फंड अप टू अमाउंट अवेलेबल, यानी जितना पैसा फंड में पड़ा है ना उतना ही माइनस करेंगे, उससे ज्यादा खर्चा हो गया तो वो माइनस उसमें से नहीं करेंगे, कहीं और से करेंगे। ठीक है, वो कैसे करेंगे देखते हैं। ठीक है, ये चार्ट मैं आपको बाद में समझाता हूं, पहले आप यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाओ।
देखो क्या लिखा है, आशा ट्रस्ट रिसीव्ड 10 lakh as donation for the purpose of building in the year 2018-19 and in the year 2019-20 it purchased, ठीक है, यहां पे ही की जगह लिख लो it purchased a building of 10 lakh from the donations received. How would you show this in a final account? ठीक है, तो हम यहाँ पे देखो फाइनल अकाउंट मतलब बैलेंस शीट में कैसे दिखाओगे वो पूछ रहे हैं लोग, तो हम बनाएंगे यहाँ पे ऐसा बैलेंस शीट, ठीक है, और ये बैलेंस शीट जो है वो मैं 2019-20 की बना रहा हूं, 1920। तो देखो 1920 में मेरे पास बिल्डिंग के लिए एक पैसा पहले से लास्ट ईयर आ गया था ना, 18-19 में आ गया था, तो कहने से 1920 के स्टार्टिंग में मेरे पास बिल्डिंग के लिए कितना पैसा पड़ा है, 10 लाख रुपया मेरे पास बिल्डिंग के लिए पड़ा है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा बिल्डिंग फंड, क्या लिखूंगा यहाँ पे, बिल्डिंग फंड 10 लाख रुपीज। और फिर मैंने 1920 में, ये तो स्टार्टिंग ओपनिंग बैलेंस था इसका, ठीक है, आप चाहो तो ऐसा लिख लो, मेंशन ही कर देता हूं मैं यहाँ पे, बिल्डिंग फंड। इस साल के स्टार्टिंग में ओपनिंग बैलेंस कितना था, तो ओपनिंग बैलेंस 10 लाख रुपए था, ठीक है ना, कितना बैलेंस था, 10 लाख रुपए बैलेंस था। अब उसके बाद इन द ईयर 2019-20 यानी करंट ईयर में हमने एक बिल्डिंग परचेस किया 10 लाख रुपए का, कहने से उस फंड से रिलेटेड एक स्पेसिफिक हमने क्या किया, खर्चा किया, एक पेमेंट किया, ये सुनो, ये स्पेसिफिक फंड से रिलेटेड हमने क्या किया, एक पेमेंट किया। तो जब आप कोई पेमेंट करो, ठीक है, एनी एक्सपेंस रिलेटिंग टू सच पर्पस, बिल्डिंग के पर्पस के लिए आपने खर्चा किया, यस, क्या इस खर्चे की वजह से आपके पास कोई असेट आया क्या, यस। तो देखो अगर आपने बिल्डिंग खरीदा है तो पैसा तो गया, लेकिन उसके बदले कोई एसेट क्रिएट हुआ क्या, हाँ असेट क्रिएट हुआ। तो इफ इट रिजल्ट्स इनटू एन एसेट देन शो ऑन एसेट साइड ऑफ ए बैलेंस शीट, तो उस केस में हम लोग उस एसेट को क्या करेंगे, बैलेंस शीट साइड में दिखा देंगे बिल्डिंग 10 लाख रुपीज, उसको उस फंड में से माइनस नहीं करेंगे। समझ में आया कि नहीं आया, चार्ट क्या बोल रहा है, यस। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 बोलो या क्वेश्चन नंबर 2 बोलो। बैलेंस शीट ऑफ बाल विकास ट्रस्ट शोड स्पोर्ट्स टूर्नामेंट फंड, ठीक है, जो बाल विकास ट्रस्ट है ना उसकी बैलेंस शीट में एक फंड दिख रहा है स्पोर्ट्स टूर्नामेंट फंड, STF, ठीक है, कितने रुपए का, 10 लाख रुपए का, ऑन 1 अप्रैल 2019, यानी ओपनिंग बैलेंस उसकी बैलेंस शीट में कितना है, 10 लाख रुपए का स्पोर्ट्स के लिए फंड, टूर्नामेंट के लिए फंड दिख रहा है। ड्यूरिंग द ईयर 2019-20 यानी ये साल, ठीक है, ट्रस्ट को 1.5 लाख रुपए का डोनेशन मिला किसके लिए, स्पोर्ट्स फंड के लिए, ठीक है, और 50,000 रुपए उसे इंटरेस्ट मिले ऑन डिपॉजिट्स मेड आउट ऑफ स्पोर्ट्स टूर्नामेंट फंड। तो ये जो 10 लाख रुपए पड़े थे ना, इसको शायद हमने बैंक में FD करवा रखा था या कुछ भी करवा रखा था, उस पे हमने 50,000 रुपए क्या कमाए, इंटरेस्ट भी कमाया। और बोला है हाउ वुड यू शो द फॉलोइंग इन अ फाइनल अकाउंट इन फॉलोइंग सिनेरियो इफ देयर इज नो टूर्नामेंट फंड एक्सपेंस। पहला सिनेरियो क्या है कि भाई इस साल टूर्नामेंट का कोई खर्चा हुआ ही नहीं है। तो देखो केस 1, ये मेरी बैलेंस शीट है और ऐसा ही मेरे पास क्या बनेगा, एक इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट भी बनेगा। तो देखो मेरे को 3 केस बनाने हैं ना, तो मैं इन तीनों को ना कॉपी कर लेता हूँ, ये बार बार मुझे यूज होने वाले हैं। ठीक है, देखो केस 1, सबसे पहले मेरे पास स्टार्टिंग में एक टूर्नामेंट फंड पड़ा है, स्पोर्ट्स टूर्नामेंट फंड। स्पोर्ट्स टूर्नामेंट फंड कितने रुपए का पड़ा है, 10 लाख रुपए का स्पोर्ट्स टूर्नामेंट फंड मेरे पास पड़ा, बराबर है। फिर देखो आगे क्या बोला है, ड्यूरिंग द ईयर 1.5 लाख रुपए का डोनेशन मिला। अब देखो डोनेशन किस चीज के लिए मिला है, फॉर स्पोर्ट्स टूर्नामेंट।
तो जब भी आपको डोनेशन यानी कोई भी इनकम कोई पर्टिकुलर पर्पस के लिए मिले, ठीक है, यहाँ पे वो पर्पस क्या है, टूर्नामेंट करवाने के लिए, तो ये स्पेसिफिक फंड है, ये क्या है मेरे लिए, स्पेसिफिक फंड है, और इसे मैं किस में ऐड कर दूंगा, स्पोर्ट्स टूर्नामेंट फंड में ऐड कर दूंगा। जब भी मुझे कोई डोनेशन कोई स्पेसिफिक पर्पस के लिए मिले तो उसे वो मेरे लिए क्या है, कैपिटल इनकम है, और कैपिटल इनकम कहाँ जाती है, बैलेंस शीट्स में जाती है। कैपिटल इनकम कहाँ जाती है, बैलेंस शीट में। तो देखो यहाँ पे 1.5 लाख रुपए टूर्नामेंट फंड में और ऐड कर दिया, ठीक है। उसके बाद और क्या बोला है, उसके बाद बोला है कि 50,000 रुपए इंटरेस्ट भी कमाया इसी टूर्नामेंट फंड को कहीं इन्वेस्ट करके, ठीक है। तो कहना इससे कोई भी फंड से रिलेटेड कोई भी इनकम या एक्सपेंस हो वो उसी में ऐड और लेस होगा। तो कहना इससे ये इंटरेस्ट भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऐड हो जाएगा। ये एडिशनल फंड था, ये इंटरेस्ट था, कितना, 50,000 रुपए। अब उसके बाद क्या बोला है कि हाउ वुड यू शो इन फाइनल अकाउंट, अगर कोई टूर्नामेंट का खर्चा हुआ ही नहीं है, तो मतलब टूर्नामेंट से रिलेटेड इतने ही ट्रांजैक्शन हुए इस साल, तो कहना ही से ये जो टोटल आपका है, ये टोटल कितना हो गया, 12 लाख हो गया, और ये 12 लाख आपकी बैलेंस शीट में एट द एंड ऑफ द ईयर टूर्नामेंट फंड के नाम से दिखेगा। आपके इनकम एक्सपेंडिचर में टूर्नामेंट फंड के नाम की कोई भी एंट्री नहीं आएगी, ठीक है ना, आपकी बैलेंस शीट में कुछ इसके अलावा कुछ और आएगा। ये तो हुआ केस 2। केस 1, अब देखो केस 2। केस 2 में कहने से ये चीज तो सेम ही है कि हमारे पास टूर्नामेंट फंड पड़ा था कितने का, 10 लाख रुपए का, और उसके बाद हम लोग को एडिशनल फंड और मिला कितने का, 1.5 लाख रुपए का, और उसपे हम लोग ने 50,000 रुपए का इंटरेस्ट कमाया। कहने से ये तो सब सेम है, चेंज क्या है, सिर्फ चेंज ये है कि इफ टूर्नामेंट फंड एक्सपेंस अमाउंट्स टू ₹9 लाख, तो कहने से टूर्नामेंट करवाए इस साल और करवाने का खर्चा कितना हो गया, 9 लाख रुपया हो गया। तो अगर कोई स्पेसिफिक फंड से रिलेटेड कोई खर्चा है, ठीक है, तो वो कैपिटल नेचर का है और उसे हम लोग उसी स्पेसिफिक फंड से क्या करेंगे, माइनस करेंगे, इफ इट डज नॉट रिजल्ट इनटू एनी असेट। देखो टूर्नामेंट करवाने से कोई असेट आया क्या आपके पास, नहीं, कहने से टूर्नामेंट हो गया, बात खत्म। तो इसके लिए अगर कोई असेट, जैसे पिछले क्वेश्चन में बिल्डिंग खरीदी थी, तो बिल्डिंग एक असेट आ रहा था, तो उसको फंड से माइनस नहीं किया हम लोग ने, क्या दिखाया, उसको एज ए असेट दिखाया। लेकिन यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे कोई असेट क्रिएट ही नहीं हो रहा है, इसके लिए हमें शैल बी डिडक्टेड फ्रॉम द फंड, उस फंड से हम लोग क्या करेंगे, डिडक्ट कर देंगे। तो देखो यहाँ पे मैं उसे इस फंड से डिडक्ट कर देता हूँ, 9 लाख रुपए का टूर्नामेंट फंड का एक्सपेंस मैं क्या करता हूँ, यहाँ से माइनस कर देता हूँ। तो कहने से 10 लाख प्लस 1.5, 11 लाख, 11.5 लाख, 11.5 लाख प्लस 50, 12 लाख, 12 लाख माइनस 9 लाख, कितना हो गया, 3 लाख रुपया आपका बच गया। और इनकम एक्सपेंडिचर कहने से कोई रेवेन्यू एक्सपेंस हुआ ही नहीं, तो वो इनकम एक्सपेंडिचर में कुछ भी आएगा नहीं। अब केस 3 देखो, कहने से ये सारी चीजें तो सेम रहेंगी कि हमारे पास स्पोर्ट्स टूर्नामेंट फंड था 10 लाख रुपए का, फिर हमें और एडिशनल मिला कितना, 50,000 रुपया, उसके अलावा हमको इंटरेस्ट भी कमाया हमने 50,000 रुपया, 1.5 लाख रुपया एडिशनल मिला, 50,000 रुपया इंटरेस्ट कमाया। और उसके बाद केस 3 देखो क्या लिखा है, टूर्नामेंट फंड का एक्सपेंस जो है वो 13 लाख रुपए हो गया, कितना हो गया, 13 लाख रुपए हो गया। ये क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन को आप ए मार्क कर लेना, इसके अलावा फंड में इससे ज्यादा कुछ पूछा नहीं जा सकता है। अब देखो हमारे पास फंड कितना पड़ा है, तो हमारे पास फंड पड़ा है 12 लाख रुपए, लेकिन खर्चा कितना हो गया, 13 लाख रुपए। तो अब देखो यहां पे मैंने क्या लिखवाया था आपको, डिडक्ट, ठीक है, एनी एक्सपेंसेस रिलेटिंग टू फंड शैल बी एडिड एंड डिडक्टेड फ्रॉम द फंड बट अप टू द अमाउंट अवेलेबल। तो देखो यहाँ पे अमाउंट कितना अवेलेबल है, अमाउंट 12 लाख अवेलेबल है, खर्चा कितना हुआ है, 13 लाख। तो इसमें से माइनस हम लोग मैक्सिमम कितना कर सकते हैं, 12 लाख का खर्चा माइनस कर देंगे इसमें से। तो कहने से फंड कितना हो गया, 0। बट कहने से 13 लाख का खर्चा था, 12 तो आप फंड से ले आओगे, बाकी 1 लाख रुपया खर्चा कहां से लाओगे। तो भी जो भी आपके पास जनरल इनकम पड़ी है ना, ठीक है ना, जो लोग डोनेशन दूसरे पर्पस के लिए, उन्होंने बोला कोई भी काम में यूज करना करो, तो कहने से उसको भी तो मैं टूर्नामेंट करवाने के लिए यूज कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं, यस। टूर्नामेंट के लिए जो पैसा आया वो मैं कहीं और यूज नहीं कर सकता, बट कोई जो जनरल पर्पस के लिए पैसा आया वो तो मैं टूर्नामेंट में यूज कर सकता हूं। तो कहने से वो सब इनकम्स यहाँ पे टूर्नामेंट की जो भी जनरल इनकम्स होती हैं वो सब इनकम एक्सपेंडिचर में पड़ी होंगी, उसमें से मैं यहाँ पे लिखूंगा टूर्नामेंट एक्सपेंस। टूर्नामेंट एक्सपेंस कितना, 1 लाख रुपए। तो जो रिमेनिंग पैसा, जो फंड में से जो पैसा फंड खत्म हो जाए उसके बाद भी कोई खर्चा बच जाए, रिमेनिंग एक्सपेंस शैल बी डेबिटेड टू द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इसीलिए देखो मैंने तीनों जगह इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाया ताकि आपको मालूम पड़े कि तीनों जगह डिफरेंस क्या है।
ठीक है ना। यहाँ पे देखो क्या लिखा है, अब इस चार्ट को पूरा पढ़ो, ये सेंस बनाएगा आपके लिए कि कोई भी पैसा जो टूर्नामेंट फंड से रिलेटेड है, अब रिसीट्स तो एक तो देखो आपको एडिशनल पैसा मिल जाए, यानी इस साल कुछ एक्स्ट्रा पैसा मिल गया डोनेशन के नाम पे, या फिर जो डोनेशन आपके पास पड़ा था, फंड आपके पास पड़ा था, उसी को आपने कहीं इन्वेस्ट किया और उससे कुछ पैसा कमाया। और इनकम ऑन सच फंड शैल बी एडेड, उन्हें हम क्या कर देंगे, फंड में ऐड कर देंगे। और कोई भी पेमेंट आप करो, यानी कोई भी खर्चा जो उस फंड से या उस पर्पज से रिलेटेड है, उस केस में अगर वो एसेट क्रिएट करे तो उसे बैलेंस शीट में एसेट साइड दिखा दो, और अगर वो एसेट ना क्रिएट करे तो शैल बी डिडक्टेड, उसे हम डिडक्ट कर देंगे, और फिर भी कुछ बच जाए रिमेनिंग एक्सपेंस टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर, फिर भी कुछ बच जाए तो उसे हम किस में डाल देंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डाल देंगे। तो आई होप कि सबको फंड वाला जो कॉन्सेप्ट है वो क्या हो गया होगा, क्लियर हो गया होगा। ये दो सम मोर देन इनफ है। आगे ये कॉन्सेप्ट है ना, वापस बड़े सम्स आएंगे ना, उसमें पार्ट आएगा, एक छोटा छोटा पार्ट इसका आएगा। तो इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, जो बड़े सम्स में छोटे छोटे चीज पूछे जाते हैं ना, उनको इंडिविजुअली पहले डील कर लेते हैं और फिर बड़े सम में हम क्या करेंगे, चलेंगे। समझ में आता है कि नहीं आता है, पक्का। तो आज का लेक्चर हम लोग इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम से स्टार्ट करेंगे, और आई होप कि ये जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं ये सारे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे।